मैथमेटिकल टर्म्स नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टर्म से टाइप से प्रिपेयर कर लीजिए और क्या, ठीक है, समझ गए। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी को इस तरह से भी पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बने, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बने, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही फॉर्मेट होगा एग्जाम का, तो वो ध्यान से रखिएगा। एंड सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्यूनेस कुर्टोसिस का कॉन्सेप्चुअल टर्म्स समझ लो क्या है, ठीक है। सो यू कैन डिफाइन दैट, या फिर कुछ टर्म्स क्या मीन करता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कर्व्स कैसे हैं, स्क्यूनेस का मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज देयर। सो ये चीज समझ लीजिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स इससे पढ़ लीजिए, और बाकी सारे टर्म्स को भी। मैथमेटिकल टर्म्स जो लॉन्ग होंगे दैट इज फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, और कहीं ना कहीं डिस्पर्शन आ जाएगा, क्योंकि स्क्यूनेस और कुर्टोसिस में ऐसा कोई लॉन्ग टर्म क्वेश्चन नहीं होगा, होता भी है तो वो आप में इंक्लूडेड नहीं है, नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब तक जो पढ़े हो वहां तक का सारा कुछ हो गया। स्क्यूनेस कुर्टोसिस हम लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किए भी थे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चंस बनाए थे, हाँ ना, कंबाइंड वेरिएंस पे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिए क्या है। हाँ बना था, नहीं बना, क्यों बनाओगे तब तो बनेगा, ऑटोमेटिक रखोगे बंद करके बंद हो ही जाएगा। लाओ अटेम्प्ट कियो, दिखाओ जरा, दिखाइए जरा क्या अटेम्प्ट किया है। ऑनलाइन में सब लोग कैमरा ऑन करिए, कैमरा क्यों बंद होता है? एक क्लास वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेके आओ जल्दी, क्या समझ में नहीं आया? अब पढ़ो ना, क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में कुछ तो पॉइंट होगा जो क्लियर नहीं होगा, बताओ। हाँ एवरेज हाँ हाँ सैंपल ठीक है, तो क्या दिक्कत है? 50 एवरेज ऑफ फर्स्ट डेटा तो बता दिया 50 है। The average of first data is from 2 samples में एक सैंपल का एवरेज 50 है, साइज is 25, that means n1 is 25, the total number of the whole population is 100, तो 25 से हो गया 100 टोटल है, तो दूसरा मिल गया। The combined mean is 65, शांत हो, x बार जो है वो 65 है, x1 बार 50 है। The combined variance जो दिया है that is variance नहीं है, standard deviation था। The combined standard deviation is 25, ठीक है। The variance of the first sample is 30, 30 नहीं, इसको भी ये ले लीजिए अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरियंस हटा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में 30, ठीक है। Then find the average of the second data, मतलब x2 बार and variance। क्या समझ में नहीं आया इसमें? ध्यान से पढ़ोगे तब ना। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस, हाँ बोलो। वेरिएशन जो वर्ड आया, वेरिएंस, वेरिएंस जो आप डिस्पर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो जाएगा। एब्सोल्यूट बोल रहे हो दैट मींस सिंपल वेरिएंस। रिलेटिव टर्म दो अलग अलग टर्म्स को रिलेट करके बनाया जाता है। जैसे एक रिलेशन आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मेजर करता है ना, रिलेटिव वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मेजर करता है, तो दो अलग अलग विद इन सेट अब बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट वेरिएंस आ जाएगा। रिलेटिव वेरिएंस तब आता है जब हम लोग अलग अलग सेट को डील करते हैं, अलग अलग, दोनों कंपैरेबल नहीं है तो पहले कंपैरेबल बनाते हैं, उसके बाद जैसे एक ही कंपनी का एक ही क्लास के अलग अलग सेगमेंट को अगर हम ले रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि उसका वेरिएंस एक जैसा हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट सेम मिला है, कंडीशन सेम है, क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट सेम है, तो एक जैसा है।
लेकिन क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट आप टू डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर करें तो क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट अलग होगा, एनवायरनमेंट अलग होगा, टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट है, बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है, कोर्सेज अलग हो जाए। सपोज आप कॉमर्स से और आर्ट का साइंस से कंपैरिजन करें या आर्ट से कंपैरिजन करें तो फिर यहाँ पे दोनों का जो मार्किंग स्कीम या फिर बहुत कुछ है जो डिफरेंट होता है, तो आप कंपेरेबल उसको नहीं बोल सकते। सो पहले कंपेरेबल बनाया जाता है डेटा को विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि सीवी के टर्म में आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो लिखो तो इसी चीज को मुझे बताना भी था। मैंने आप लोगों को पीडीएफ जो भेजा था उसमें ये टर्म इंक्लूडेड है। देखिए जरा पीडीएफ। नहीं चलो ठीक है। अब देखो कुछ टर्म है जो हम बता देते हैं, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन है या फिर कुछ और टर्म आ जाता है। चलो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, देखो जरा स्क्यूनेस और कुर्टोसिस में क्या कर रहे थे, एक बार वो देख लो तो जरा। दोनों का फॉर्मूला बता दिया था, स्क्यूनेस का बताया था, कुर्टोसिस का नहीं बताया था। चलो ठीक है, ग्राफ बताए थे, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बताए थे। लिख लो फॉर्मूला भी उसका उसी के साथ। बीटा 1 तो बताया था, देखो स्क्यूनेस में लिखा होगा बीटा 1, चेक करो है, स्क्यूनेस में लिखा है बीटा 1, जिसको मैंने लिखा था μ3²/μ2³ ठीक है। ये इसको मेजर करते हैं, इससे स्क्यूनेस मेजर किया जाता है मैथमेटिकली, ठीक है। और ये μ2 और μ3 क्या है ये भी लिख लो साथ में, दैट इज 1/n समेशन fi xi minus x बार टू द पावर 3 ये है, और इस टर्म का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n समेशन fi xi minus x बार स्क्वायर ऑफ दिस μ2 है और दिस टर्म का ये बीटा 1 है, जो कि स्क्यूनेस मेजर करता है। और भी तरीका है मेजर करने का, बट ये सबसे बेसिक तरीका है। ध्यान से देखिएगा, μ3 जब लिख रहे हैं समझ लो क्या है, μ3 लिख रहे हैं तो 1/n जो फॉर्मूला आप जिससे सॉल्व करते हैं डेविएशन वाला, वेरिएंस वाला याद होगा, 1/n समेशन fi xi minus x बार, ये तो हर जगह होता था। 3 निकाल रहे हो तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, μ2 निकाल रहे हो तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये वेरिएंस है, वेरिएंस का क्यूब, और ये टर्म है थर्ड मोमेंट μ3 बोलते हैं, fi xi minus x बार पावर 3 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेटा से तो निकाला जा सकता है, xi minus x बार निकाल लोगे, उसका स्क्वायर क्यूब जो भी निकालना हो निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हैं वेरिएंस के टर्म में वैसे निकाल सकते हैं। सो ये भी तरीका है निकालने का, ठीक है। सो ये इसका ऐसे लिखा जा सकता है, और ये जो भी आएगा वो स्क्यूनेस मेजर करता है, मतलब डेटा कितना स्क्यूड है बताया था ना कर्व में। छोटा सा टर्म आप ले सकते हैं स्क्यूनेस इस तरह से, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर ये टर्म इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ इस तरह से जा रहा है, मतलब ये टर्म इधर एक्स्ट्रा आ गया, सो नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, ये बताया हुआ है। और अगर स्क्यूड नहीं होगा तो सिमेट्रिकल होगा, एग्जैक्ट ये वाला पिक पॉइंट सेंटर पे होगा, ठीक है। वो भी ग्राफ देख लीजिए, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा ना, इसी पे मीन, इसी पे मीडियन और इसी पे मोड होगा। मतलब ये है, अगर स्क्यूड नहीं है दैट मींस
मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जो कि बहुत रेयरली पॉसिबल है। अब तक आपने इतना डेटा कैलकुलेट तो किया है ना, कोई ऐसा मिला है जिसमें मीन मीडियन मोड सब एक ही जैसा हो? नहीं आता है, बहुत कम आता है, बहुत रेयरली आता है। और अगर ऐसा आएगा तो डेटा सिमेट्रिकल है। अगर मीन मीडियन मोड में से कोई एक पोर्शन ज्यादा जा रहा है तो आपका पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा। पॉजिटिव में अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे इस पॉइंट को 0 ले लो, ये नेगेटिव साइड ले लो, ये पॉजिटिव साइड ले लो, ये नेगेटिव साइड हो गया, पॉजिटिव साइड हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो पॉजिटिव साइड अगर नेगेटिव मतलब कम है तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, दोनों साइड इक्वल है तो नॉट स्क्यूड, दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। वो फैक्टर समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे, जो आपको सॉल्व नहीं करना होगा बट फॉर्मूला जानना जरूरी है, ठीक है, वो टर्म जानना जरूरी है। बस कैसे आ रहा है, μ3 निकालना है तो ये पूरा टर्म 3 के टर्म में क्या कर रहे हैं, पावर 3, जो फॉर्मूला आपको निकालते थे बस वही 1/n समेशन fi xi - x बार, इतना हर बार किए हैं हम लोग, कहीं मॉड ले लेते थे, कहीं स्क्वायर कर देते थे, हर बार करते हैं। यहाँ 3 है तो पावर 3, 2 है तो पावर 2, और इस वैल्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस वैल्यू का क्यूब है तो ये डिसाइड करेगा यहाँ पावर क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है ना ये डिसाइड करेगा यहाँ क्या पावर होगा, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बाहर डिसाइड करेगा। बस ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, सिर्फ टर्म्स की वजह से। और ये याद रखिए आप 3 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है, ग्राफ ये तीनों ध्यान रखना, ठीक है। और इसका ग्राफ आपका जो बुक है उसमें भी होगा, इसमें स्पेशल केस मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होता है, क्या ज्यादा होगा कम होगा इस तरह का भी केस आ जाएगा, इधर मोड मीडियन अपोजिट साइड इधर आ जाएगा, इधर आपका मीडियन मोड आ जाएगा, इस केस में इधर मीडियन मोड आ जाएगा, इस केस में इक्वल ही हो जाएगा सब, ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है। सो दिस इज स्क्यूड, स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, लैक ऑफ सिमेट्री या एसिमेट्री, सिमेट्री का जस्ट उल्टा एसिमेट्री वर्ड आ जाता है, ठीक है, सो या तो सिमेट्री होगा या तो एसिमेट्री होगा, क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म था वो था कुटोसिस, ठीक है। सो कुटोसिस में क्या होता है, ग्राफ बताया था मैंने क्या होता है, प्लेटोकोटिक को मेसोकोटिक एंड लेप्टोकोटिक, लेप्टोकोटिक टॉप मोस्ट कर्व होता है, सबसे ज्यादा पीक्ड पोजीशन जिसमें हो, सो सबसे ज्यादा पीक्ड कर्व होता है वो लेप्टोकोटिक, नॉर्मल कर्व जो होता है वो मेसोकोटिक, और नॉर्मल कर्व के साथ एक कनेक्शन ये भी है, नॉर्मल कर्व ये होता है जहां सिमेट्री मिल जाए, दैट इज नॉर्मल कर्व, ठीक है, सिमेट्री अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल कर्व है, मतलब मीन मीडियन मोड इक्वल है। नेक्स्ट टर्म जो बटेगा प्लेटोकोटिक, वो बहुत फ्लैट कर्व होगा, फ्लैट मींस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, जैसे बिजनेस का ग्रोथ ही ले लो, क्या होता है बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट, जैसे मैंने टेम्परेचर का बताया था, सुबह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, एक पीक पॉइंट पोजीशन पे आता है, फिर धीरे धीरे डाउनवर्ड कंडीशन में जा रहा है, तो वो नॉर्मल कर रहा है। और कभी कभी ऐसा गर्मी के टाइम में देखोगे क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक ही बार इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर, फिर डिक्रीज करना शुरू करता है, फास्ट डिक्रीज होता है, जैसे इंक्रीमेंट हाई होता है गर्मी के मौसम में, देखिएगा सुबह में बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है और शाम में ढलता जल्दी है, ठीक है, और अभी के मौसम में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा और फास्ट डाउनफॉल भी हो जाएगा, मतलब कंडीशन ये देखना है कि एक साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड और दूसरे में नेगेटिवली स्क्यूड वाला केस आ जाता है, और एग्जैक्ट कंडीशन सिमेट्री वाला ये हो जाता है, इंक्रीमेंट का रेट और डिक्रीमेंट का रेट सेम में जाएगा। ग्रोथ ग्राफ भी ऐसा हो सकता है, जैसे आपका कुछ भी किसी का भी कैरियर ग्राफ अगर बनाए तो कहीं ना कहीं एक पीक पोजीशन तो आएगा, वहां से कहीं ना कहीं डाउनवर्ड तो जाएगा, एकाएक नहीं चल जाए बहुत नीचे, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो डाउनवर्ड जाएगा, कोई पीक पोजीशन तो होगा, इंक्रीमेंट में जा रहे हो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वही सिचुएशन है। नॉर्मल कर्व हो सकता है आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड, कभी हो सकता है पीक पोजीशन से हम इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हो, यहाँ से फिर डाउनवर्ड जा रहा हो,
सिमेट्री ऐसा भी हो सकता है इक्वल रेट से इंक्रीमेंट हुआ, इक्वल रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में बस समझना है। तो ये डेटा के टर्म में बताया जा रहा है। ये सब सिर्फ ग्राफ नहीं है, ये जो आपने बताया था ना, इन्होंने बनाया था हिस्टोग्राम्स वगैरह, हिस्टोग्राम बनाए थे ऐसे कुछ इस तरह से था, ये ग्राफ ऐसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सो ये उस तरह का ग्राफ है। वो ग्राफ आप डेटा को सिंपल इस ग्राफ में कन्वर्ट कर दिए, जो कि ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है, या फिर कहा जाए तो ज्यादा यूजफुल फॉर्म है। यहाँ पे हर चीज विजिबल नहीं होगा, जो आपके इंफॉर्मेशन के मतलब आपका जो भी जजमेंट है जिसके लिए बहुत ज्यादा जो यूजफुल है वो डिटेल में दिया हुआ है, हर पॉइंट नहीं दिया रहता। ठीक है, बस इतना डाउट है। लिखो इसके बाद क्यूटोसिस वाला सेक्शन में देख लीजिएगा क्या था, प्लेटोकोटिक, लेप्टोकोटिक और मेसोकोटिक, जिसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होता है मेसोकोटिक। सो कुटोसिस को मेजर किया जाता है, लिख दीजिएगा कुटोसिस के केस में बीटा 2, ये जो बीटा 1 था ना वो बीटा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर से so लिखो बीटा 2, बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 by μ2 स्क्वायर। सो μ4 का मतलब जस्ट अभी बताए थे वही लिखना, क्या हो जाएगा 1 by n समेशन fi xi माइनस x बार का पावर 4, बस यही था। इसका स्क्वायर पावर कुछ नहीं है तो जैसे ऐसे ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट टर्म 1 by n समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, u2 है तो स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, एंड दिस मेजर्स कुटोसिस। ठीक है, कुटोसिस, दिस मेजर्स कुटोसिस। चलिए इसके बाद एक टर्म और लिख लीजिएगा, if beta 2 is equal to 3, the curve is normal, the curve is normal, और normal क्या था, नॉर्मल और मेसोकोटिक लिख दो। बीटा 2 ग्रेटर देन 3 लेप्टोकोटिक, पहले मुझे टेस्ट लेना था, अब तक यही डेट आ गया। मैंने तो कहा था चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है ये याद रखना, इक्वल टू 3 नॉर्मल मेसोकोटिक, ग्रेटर लेप्टोकोटिक, लेस प्लेटोकोटिक। ठीक है, चलिए आगे लिखिए इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हालांकि ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म है नहीं, बट आजकल यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखो, ब्रैकेट में सीवी लिख देना, सीवी, बट ये वो सीवी नहीं है जो आप यूज करते हैं। ठीक है, सीवी, ठीक है। सो
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखो, पहले लैंग्वेज में लिख लो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100 times the coefficient of dispersion, 100 times the coefficient of dispersion based on standard deviation, based on standard deviation is called coefficient of variation, is called coefficient of variation. CV is equal to sigma by x bar into 100. लोगों को विजिबल है नहीं, ऑनलाइन दिख रहा है? CV is equal to sigma by x bar, पता नहीं दिख रहा है। CV is equal to sigma by x bar into 100. ठीक है, सिग्मा निकालना पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, x बार मीन है पता है, 100 कांस्टेंट है जिसको जनरली हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। सो जब भी इसको सिंपलीफाई करोगे वो डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शनल नंबर आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो परसेंटेज शो करता है एकदम से कहा जाए तो। ठीक है, तो ये जो है बताया जाता है, इसको बेसिकली पढ़ते क्यों है वो ध्यान में रखो। मैंने कहा ना, दो अलग अलग कॉलेजेस का, दो अलग अलग ऑफिस का, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सेक्टर ही ले लो, उसमें कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन है क्या पॉसिबल। साइंस का जो मार्किंग स्कीम होगा, जो मार्क्स आने का कंडीशन है, वही आर्ट्स का हो ऐसा तो नहीं है। अलग अलग ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, बहुत कुछ है जो डिफरेंट होता है। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों क्या कंपेरेबल है? नहीं होता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, उसको कंपेरेबल बनाने के लिए टर्म यूज किया जाता है कोएफिशिएंट, जो इसके हेल्प से आता है। मतलब आप पूरा एक सेट ऑफ डेटा ले लो, पूरा कंपनी का, एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसका मीन निकाल लो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, ये रेशियो निकाल लो 100 से। अब ये क्या होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने सपोज आपके पास डेटा होगा ना, निकालो तो जरा लास्ट 2 डेटा जो आपने सॉल्व किया है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आया हो, कंबाइंड वाला मत इस्तेमाल करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या आया है, कुछ एग्जांपल है ना, बताइए जरा मुझे। फर्स्ट 2 ऐसा कुछ बताएं जिसमें आपने वैरियंस और मीन निकाला हो, बताओ। वैरियंस सिग्मा, चलो एक डेटा सेट है जिसका सिग्मा आया है 26.3, ठीक है। दूसरा क्या है 59.1, ठीक है। दूसरा सिग्मा 1 सिग्मा x1 कर लेते हैं, सिग्मा 2 x2 कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बोलो क्या है दूसरा सेट ऑफ डेटा। 17.56 और 59.1 सेम मीन है, सेम मीन है, तो फिर तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं ऐसे, बट मीन अगर डिफरेंट होता तो ज्यादा वो समझ में आता क्या है, क्योंकि दोनों सेम है तो फिर तो कंपैरिजन में तो बेस दिख रहा है ना कि एक ही जैसा है। कुछ और डालो, 26.26 होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है 41.30 इस केस में। यस मैम, और कुछ कंबाइन मीन वाला बोलो, तुम लोग पता चला एक ही कंपैरिजन करा लोगे, एक ही सेट ऑफ डेटा से दूसरा सेट ऑफ डेटा। दो अलग अलग सेट है, एक कंपनी ए का दूसरा कंपनी 2 का, तब हम कंपैरिजन के लिए इसको यूज करते हैं। अगर सेम होगा तो फिर कंपैरिजन को इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। मैम अगर अलग अलग कंपनी है उनका अलग मतलब सेम नहीं हो सकता है ना, तो फिर के दोनों का अलग डिफरेंट है क्या मीन, दो कंपनी आ सकता है डिफरेंट नहीं है, मतलब ये थोड़ी ना, मतलब कभी-कभी सेम नहीं हो सकता है। ये जब सेम कंपनी का सेम डेटा सेम फंक्शनिंग में देखेंगे तो फिर तो कंपैरिजन की टेंशन ही नहीं है। तो अलग अलग है, दो कंपनियां, दोनों कंपनी का सेम मीन आ गया, हाँ आ सकता है, हम बोल रहे हैं वो आ सकता है, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन डिफरेंट ही कर लो तो ज्यादा बेटर है ना, ये बोलना चाह रहे हैं।
सेम मीन आएगा तब भी कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि इसका हो सकता है इसका जो पूरा अगर डेंसिटी देखा जाए या फिर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, इसका प्रॉफिट और सेल का एरिया देखा जाए तो अलग होगा, उसका दूसरा होगा, अलग होगा, तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए कंपेरेबल बनाएंगे तो हम परसेंटेज में बस कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। बताइए कुछ भी क्या आ रहा है? कंबाइन वाला आया था ना एक, बताओ क्या आया था लास्ट क्लास में जो बनाए थे? मीन और वेरिएंस। मीन आया था आई थिंक 16 x बार आया था 16 और 17.4 नहीं, सिग्मा 2 आया था। कंबाइन वाला देखो क्या, कंबाइन वाला लेना तो 4 आया था, 4 था, ठीक है। तो ये एक है, दूसरा ये है। अब कंपैरिजन करोगे तो दोनों का वेरिएंस अलग अलग है, मीन अलग अलग है, कंपैरिजन करने के लिए कंपेरेबल नहीं है। इन दैट केस आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा मतलब 26.3 डिवाइडेड बाय 59.1 इनटू 100, और यही चीज यहाँ हो जाएगा, सिग्मा है 4 by 16 into 100, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 425 आ जाएगा। दैट मींस ये 25% के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि एवरेज से मल्टीप्लाई करने का मतलब कोई ना कोई वही आ जाता है। और यहाँ पे करोगे इसको भी सिंप्लीफाई करो तो 0.0 ये हटा दो 0, मतलब रिमूव भी कर दो, ये 1 1 सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, 0 देने का जरूरत ही नहीं है। ठीक, और ये 1 था ना, अब सिंप्लीफाई कर लो, 100 से ये आपका 0 आ जाता है, डिवाइड करो क्या आता है 44.50। सो ये टर्म इससे अब कंपैरिजन करेंगे तो बता सकते हैं इसका जो भी टर्म है वो ज्यादा आ रहा है, ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट, ये बताया जा सकता है। और इससे पहले नहीं, वो अगर हम कंपेयर वेरिएंस को वेरिएंस से, मीन को मीन से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन ये नहीं होगा जो वहां पे बताया जा रहा है। मतलब विद इन डेटा वो वेरिएशन बता रहा है, विद इन डेटा वो मीन बता रहा है। अब हम कंपैरिजन कर बिटवीन टू डिफरेंट डेटा, मतलब इंट्रा कंपनीज कंपेयर कर सकते हैं, वो इंटर कंपनीज का डेटा था, कंपनी के इनसाइड का डेटा था, एक ही कंपनी का अपना कंपैरिजन था, इसका ज्यादा हुआ, एक ही क्लास में कंपैरिजन कर रहे हो, किसी का ज्यादा आया है कम आया है क्या वेरिएशन है, वो दूसरा क्लास ये हो गया, दोनों को अब आपस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा, इसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है और ये बिजनेस वालों ने बनाया है, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बट इसको बस इंप्लीमेंट कर दिया गया और बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं लोग इसको, बट इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ये ध्यान में रखना। बट मार्केट का जैसा एक्सपेंशन हुआ है, लोगों को एक्यूरेटली कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, डेप्थ मार्केट डेप्थ बताने वाला कंडीशन, सो इसलिए ये ज्यादा यूज करने लगे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलो इसके बाद लिखना, इतना करो पहले, एग्जांपल भी डाल दो। कर्व जब भी बनाओगी ना तो डाउनवर्ड पोर्शन जो रहेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो उल्टा हुआ नहीं होता है। वहां पे क्या कहा जाए, ड्राइंग का खूबसूरती नहीं दिखाना है। ठीक है, और बहुत लोग ऐसा बनाए होंगे, कभी भी वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यही उसका टर्म्स भी है जिसको एज अ एसिम्प्टोट वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो लिखो इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट फॉर डिस्पर्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, जो भी लिखना चाहो तुम, आपकी मर्जी, आपका चॉइस, बस कंफ्यूज मत होना।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला जाए मतलब सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन की बात कर रहा है, यही आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन होता है, वो 3-4 तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, उसमें फर्स्ट डाल देना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन रेंज। अब मुझे रेंज का फॉर्मूला तुम लोग बताओ पहले। एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। लार्जर और स्मॉलर टर्म जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, यही ना मतलब हुआ, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज नेगेटिव हो सकता है? नहीं होगा, क्यों? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर रहा है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलो शुक्र है इतना पता है, आगे लिखिए। हाँ रेंज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन क्या होगा नेक्स्ट? क्वार्टाइल डेविएशन तो बोल चुके हैं, उसके बाद मीन डेविएशन। चलो अच्छा है, सबका थोड़ा थोड़ा आईक्यू काम कर रहा है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन तो नहीं बताया तुम लोगों को, क्वेश्चन उससे नहीं दे सकते हैं। इन दैट केस बता देंगे तो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देंगे। चलो लिखो, थर्ड इज coefficient of dispersion based on mean deviation and the last one is coefficient of dispersion based on standard deviation, ठीक है, क्लियर है? बेस्ड ऑन जो पढ़े थे डिस्पर्शन सब पे बेस्ड है, याद रखिए। पहला टर्म था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन रेंज, दूसरा था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन, नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन मीन डेविएशन एंड द लास्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज रिलेवेंट मतलब रिलेटेड टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है द फॉर्मूला फॉर दैट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन CD बेस्ड ऑन क्या था? रेंज, दैट इज मान लो A और B ऑब्जर्वेशन है तो A माइनस B डिवाइडेड बाय A प्लस B जो होता है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन रेंज। डाल दीजिए उसमें फॉर्मूला, मैथमेटिकल टर्म ये होगा, ठीक है, समझ गए? जो कि A और B क्या है, ठीक है, क्योंकि रेंज है वही फॉर्मूला ऊपर लिखा है। नेक्स्ट टर्म कर दो CD बेस्ड ऑन, अच्छा मैंने नहीं लिखा था रेंज, CD बेस्ड ऑन जो सारा टर्म वही रहेगा क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, Q3 minus Q1 by 2 divided by Q3 minus नहीं होगा प्लस हो जाएगा Q1 this divided by 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा? 2 कट करें या समझ में नहीं आएगा? नेक्स्ट स्टेप कर दें, आ जाएगा ना। So Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So this is coefficient of dispersion based on quartile deviation. Next term लिखिए coefficient of dispersion based on mean, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म लिख दो, लैंग्वेज में लिख देना CD based on जो भी mean deviation MD, this is equal to mean deviation मतलब mean deviation divided by average from which it
is calculated. ठीक है, ये क्या होगा मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होगा वो होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज फ्रॉम व्हिच इट इज कैलकुलेटेड, मतलब x बार इन शॉर्ट। अगर x बार से क्या किया गया है तो x बार होगा, मोड से किया गया है तो वो होगा mo, मीडियन से किया गया है तो मीडियन, आर्बिट्रेरी पॉइंट से किया गया है तो आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म तो पता ही है, बस 100 हटा देना। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ना, सो सीडी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा बाय x बार, बस यही है। उसमें 100 कर देते हैं मल्टीप्लाई तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाता है, अगर 100 रिमूव कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो अभी, कुछ भी किसी को भी तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। टिल यहाँ तक जो आज पढ़े हैं, शुरू से पढ़े हैं वहां से लेके यहाँ तक, हिस्टोग्राम क्या था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से लेके शुरू करिए और कहां तक आना है, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस तक। ठीक है, टिल टुडे 3 चैप्टर्स है, मेरे हिसाब से तो 2 है। स्क्यूनेस कुर्टोसिस इसी में आ जाता है, वो उस पे ब्रेक करके लिखा हुआ है, बट है वो 2 ही पार्ट में। ठीक है, कोई डाउट? कुछ नहीं? स्क्यूनेस का नया फॉर्म बता दे फिर, फॉर्मूला नहीं ज्यादा हो जाएगा, 11 के बाद हमको प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो। अब इसके बाद वाला सेक्शन जो होगा, अब इसको प्रैक्टिकली जरा क्वेश्चन के हिसाब से सोचो। a माइनस बी मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन, a प्लस बी। अगर एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, बनाने में कोई समस्या? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन प्लस कर दो, रेशियो निकाल दो, काम खत्म। नेक्स्ट आ जाओ क्वार्टाइल डेविएशन में, Q3 माइनस Q1 है, Q3 प्लस Q1 है, सो थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, वो तो आपको किसी भी कंडीशन में कैलकुलेट करना है। अगर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ दैट डिवाइडेड बाय सम ऑफ दैट is coefficient of dispersion according to quartile deviation। नेक्स्ट में आ जाएगी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, मीन डेविएशन यहाँ पे एवरेज फ्रॉम व्हिच इट इज कैलकुलेटेड लिखा है, मतलब आपने मीन डेविएशन निकाला है अबाउट मीन, तो आपको मीन से डिवाइड करना है। अगर अबाउट मीडियन निकालना है तो मीडियन से डिवाइड करना है, अगर अबाउट मोड निकालना है तो मोड से डिवाइड करना है। उसके केस में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिग्मा और एक्स बार निकाल लो, डिवाइड कर लो। तो अगर इन सारे टर्म्स को भी सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इससे ज्यादा कैलकुलेटिव वो वाला सेक्शन है जो शायद स्क्यूनेस और कुर्टोसिस है, बीटा 1 एंड बीटा 2। देखो जरा उसके कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ ध्यान से। कहाँ अलग ही फॉर्मूला है, वही जरा क्या फॉर्मूला पढ़ना है। हाँ ये सब भी पढ़ना है, वो बताया था, इतना नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। परसेंटाइल का बच्चा बुक से नोट कर लो तुम लोग जरा, पेज नंबर 68 और 69 है, तो 68 और 69 देखो जरा, बता देते हैं जो लोग किताब से पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब कितना इररिलेवेंट टर्म्स है वो नहीं पता है।
68 में स्क्यूनेस का जो फॉर्म लिखा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो अभी हम बताने वाले थे, आप लोगों ने कहा अब रुक जाइए, ये वही था, ठीक है। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन सेकंड पेज में आ जाइए, मीन माइनस मीडियन वाला जो केस है ना, कार्ल पियर्सन में लिखा है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है, चेक कर रहे हो। सो 68 पेज नंबर में वो टर्म और 69 में आ जाओ, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा, वो और क्वार्टाइल डेविएशन पे बेस्ड जो फार्मूला है वो ध्यान में रखना, लिख लो हो सके तो। परसेंटाइल वाला सेक्शन मत करना, परसेंटाइल और डेसाइल जो भी दिया है वो सेक्शन मत करना, समझ गए। परसेंटाइल डेसाइल पे इन्वॉल्व नहीं होना है, खुद को इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बट क्वार्टाइल, मीन मीडियन मोड और जो मीन और मोड वाला केस था, वो तीनों स्क्यूनेस का फॉर्मूला होना चाहिए, वो आप लिख ही लीजिएगा अभी, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है आप। 68 69 पेज, डेसाइल परसेंटाइल को स्किप कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है ना, कर लिया, कर लीजिए, लिख लीजिए, अभी एक ही जगह हो जाएगा फिर। मीन माइनस मोड बाय सिग्मा, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन बाय सिग्मा, और एक का है क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड, तीनों कर लो, हो गया, मिल गया ना। ये कौन नहीं करना, परसेंटाइल का साइन करना, परसेंटाइल का वैल्यू करना, फिर यहाँ तक ये कौन नहीं करना, ठीक है। तो क्या ना, डेसाइल परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ है, सिर्फ कर ले, तो उसमें भी नहीं दिया डेसाइल परसेंटाइल वाला, मैम ये वाला ठीक है, हो गया, इतना पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे, टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा बट पढ़ना तो है ना, हाँ वही कराते रहे, कोर्स कब खत्म हो अगले साल। ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन, आज के बाद फिर हम ये सब नहीं बताने वाले, और पूछना भी मत, ठीक है। चलिए अटेंडेंस मुझे दे दीजिए, ऑनलाइन 10 स्टूडेंट्स आते हैं। डेसाइल परसेंटाइल पे जाना ही नहीं है, हाँ दोनों एक है, मीन माइनस मीडियन मोड बाय सिग्मा है, यहाँ मीन और मीडियन का है, ये भी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। चलो, सो आई डोंट थिंक कि अब कुछ ज्यादा सर दर्द होना चाहिए आप लोगों का, या फिर एक लास्ट में कोटोसिस वाला भी डालना चाहो तो डाल लो, बस छोड़ दो, ठीक है। इतना लेकिन अच्छे से कर लेना, कोरिलेशन पे बचो, कोरिलेशन जस्ट रिमूव दैट, कोरिलेशन पढ़ेंगे हम लोग बट कोरिलेशन को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर वो ज्यादा बर्डन हो जाएगा। इतने तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है, फॉर्मूला सारा पढ़ लो,
टिल टुडे मैंने कहा ना, टिल टुडे जितना भी करवा रहे हैं सब अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद ऐसा नहीं है पढ़ेंगे नहीं, बट उसको रिलेट मत करिएगा, उसको इंक्लूड मत करिएगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, अच्छा हम पहले ही एंड कर दे रहे हैं।